हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड आज हम करने जा रहे हैं यूनिट थ्री जिसका यूनिट 3 हमने इससे पहले जो यूनिट्स किए मैं पहले वो बता देती हूँ आपको। यूनिट 1 में हमने प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट किया है एंड यूनिट 2 हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया है एंड दिस इज द थर्ड यूनिट दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD। सो आज हम पढ़ेंगे एचआरडी में वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, जिनसे वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। सो वो सारी चीजें हम यूनिट 3 में देखेंगे, क्योंकि यूनिट 3 में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। इसमें जो भी ऑथर्स है, क्या किसने क्या बोला था, एचआरडी किसके द्वारा लाया गया था, इंडिया में एचआरडी कौन लेके आया था, किसने बात की थी एचआरडी की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 3 एक वास्ट चैप्टर है जिसमें आपको ये सिर्फ एक सेशन में नहीं हो पाएगा, इसके लिए कई सारे सेशन हमें लेने पड़ेंगे, कम से कम 10 सेशन तो लगेगा ही लगेगा, राइट। सो क्योंकि हम क्वेश्चंस को जब पढ़ेंगे तो उसके पीछे हमारा क्या मोटो होना चाहिए, ये होना चाहिए कि हम थ्योरी पार्ट को देखें पहले। क्योंकि अगर आप थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, स्टडी करके नहीं जाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप क्वेश्चंस को रट तो लेंगे लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आप भूल जाएंगे। आप क्योंकि आपने देखा होगा, आप अगर फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे होंगे यूजीसी नेट में, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले अपीयर किया होगा तो भी आपको बता दूं कि जो भी 4 ऑप्शंस होते हैं क्वेश्चंस के, यूजीसी नेट जो पूछता है उनमें सारे ऑप्शंस आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगेंगे, सारे करेक्ट लगते हैं। आपको बिल्कुल एकदम नियरेस्ट बताना होता है सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में वही तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ के जाते हैं क्वेश्चन को, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप सिर्फ तुक्का मार रहे हैं या फिर आपने रट के गए हैं, तो आप एग्जाम में हमेशा ही डाइवर्ट हो जाएंगे, आप सही मार्क नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम थ्योरी पार्ट में सारी चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे विद द होल एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। यूनिट 3 हम देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आपको बता दो क्या क्या चैप्टर्स हैं, इनमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी यूनिट 3 में। सो दोज आर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपको पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एंड दूसरा पढ़ना है परफॉर्मेंस अप्रेजल। थर्ड होगा आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ हम पढ़ेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें आप पढ़ेंगे कायजान के बारे में पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड क्वालिटी सर्कल इन इंडिया पढ़ेंगे। क्वालिटी सर्कल को किसने लाया, कौन लेके आए थे क्वालिटी सर्कल इन इंडिया, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। एंड करियर प्लानिंग भी पढ़ेंगे, राइट। सो ये सारी चीजें आपको जो ये टॉपिक वाइज मैंने आपको बता दिया, ताकि आपके पास एक समरी हो कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। इनके अंदर आपको सारी चीजें मैं बताऊंगी। सो हमारा पहला टॉपिक होगा चैप्टर 1 से, हम लेंगे चैप्टर 1 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। चैप्टर 1 ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से ये एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन की बात करते हैं अगर हम, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। अंडर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सो आपके सामने थ्योरी पार्ट दिया गया है, पहले मैं पढ़ती हूँ फिर आपको समझा दूंगी। सो कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन में पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द की टू इनहैंसिंग एंड effective utilization of intellectual, technological, and entrepreneurial skills of human resources. The concept of human resource development is comparatively of recent origin and is now used at both micro and macro level. At the micro level, HRD is described as the core of the development efforts in the sense of improvement of quality of life of people of a nations. सो माइक्रो लेवल पे क्या बात की जाती है, माइक्रो एक बड़े लेवल की बात होती है, जहां पे हम नेशन वाइज बात करेंगे, नेशन के डेवलपमेंट की बात करेंगे, दैट इज द माइक्रो लेवल। और जहां पे माइक्रो लेवल की बात होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात होगी, जहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की ही बात करेंगे। बट माइक्रो लेवल में हम एंटायर नेशन की बात करेंगे, राइट। सो ये यहाँ पे हम आगे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू टीवी राव के अकॉर्डिंग क्या है एचआरडी, व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
according to TV Rao. So देखेंगे HRD is a continuous planned process by which employees are helped to, आप ऑप्शन ए देखेंगे क्या लिखा हुआ है, acquired to sharpen its capabilities required to perform various functions associated with their present or expected future roles. So what is human resource development? इसमें ये बताया गया है कि आपके पास उस सारी जो जो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, इन वेरियस फंक्शंस, द वेरियस फंक्शंस एसोसिएटेड विद देयर प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर रोल्स, जो आपका प्रेजेंट रोल है और आपका जो फ्यूचर में रोल हो सकता है उसके बेसिस पे आपके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं रोल को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए या होती हैं जिसके बेसिस पे आप वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, राइट, एट द प्रेजेंट लेवल एंड फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। बी देखेंगे, डेवलप देयर जनरल कैपेबिलिटीज एज इंडिविजुअल and discover and exploit their own inner potentials for their own and organizational purpose. So आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज होती हैं आप उसको फाइंड आउट करते हैं एंड उसको बढ़ावा देते हैं, राइट, उसको डिस्कवर करते हैं एंड आप उसको एक्सप्लोर करते हैं थ्रू इन फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर एन इंडिविजुअल लेवल एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, राइट। एंड आगे देखेंगे, डेवलप एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन विच सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। इसके जब आपके अंदर एक कैपेबिलिटीज बिल्ड होती है, जब आप उसको इनहांस करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने लिए तो बात करते ही, आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल की भी बात करते हैं, क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो आपके लिए हेल्पफुल तो है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आप एफिशिएंट रहेंगे, कैपेबल रहेंगे तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतने ही प्रोडक्टिव रहेंगे, राइट। सो दिस, और अगर आप प्रोडक्टिव हैं तो आप सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करता है, राइट। टू डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन विच सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, टीम वर्क एंड teamwork and collaboration among sub units are strong and contribute to the professional well-being. So obvious सी बात है, अगर आप कैपेबल हैं, किसी काम को अच्छी तरह से करते हैं तो आपका जो रिलेशनशिप होगा आपके सुपीरियर के साथ अच्छा रहेगा, राइट, और वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है, एक प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है, राइट। सो दिस इज द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक इनर सेल्फ डेवलपमेंट होता है, जो कि आपके खुद के लिए जो एक इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट होता है, उसका बेनिफिट उस पर्सन को तो होता ही है, उसके साथ साथ वो जहाँ पे काम करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रोडक्टिव होता है, अच्छा होता है, उनके लिए बेनिफिशियल होता है, टीम के लिए अच्छा होता है। तो दिस इज द जो डेवलपमेंट का लेवल होता है वो इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तक होता है, राइट, एंड टू द नेशन लेवल एज वेल। अकॉर्डिंग टू ईश्वर दयाल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। हमने ऊपर देखा अकॉर्डिंग टू टीवी राव, अब ईश्वर दयाल जी क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू ईश्वर दयाल, HRD इन्वॉल्व्स ways to better adjust an individual to his job and the environment. Ways to better adjust to individual to his job and environment. So कहने का मतलब क्या है कि HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है, आप देखेंगे कि जो आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आप उस चीज में कितनी अच्छी तरीके से फिट हो रहे हैं, कितना एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को। अगर आप इनकेपेबल है फिर भी आप कितना एडजस्ट करें, कितना आप मेहनत कर रहे हैं उस चीज को करने के लिए, टू फिट फॉर द जॉब, टू द इन दैट एनवायरमेंट। The greatest involvement of an employee in various aspects of his work, the greatest concern for enhancing the capabilities of the individual, human resource development is an important part of human resource management. That specifically deals with training and development of employees in the organization. Right? So हम इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे समझने के लिए। Human resource development is an important part of human resource management. So यहाँ पे कह रहे हैं कि जो human resource development है ना, वो बहुत ही important part है human resource management का। That specifically deals with training and development of employees in the organization. जो कि specifically किससे डील करता है? वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के लिए डील करता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
I'm sorry. Human resource development includes training a person after he or she is first hired. So जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में हायर होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे आप, सपोज हम अपने आप को लेते हैं, लाइक सपोज मैं अपनी बात करती हूँ, अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ, किसी भी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए मैंने ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले क्या ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा, वो हमें हायर तो कर लिया, उसके लिए क्या काम आपको एलोकेट किया जा रहा है वो पहले सिखाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, ट्रेन किया जाएगा आपको, मुझे ट्रेन करेंगे वो कि आपको ये काम करना है, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, पहले आप एक काम को सीख लो, फिर आप परफॉर्मेंस दीजिएगा। तो इस तरह से सबसे पहले जब भी इंप्लॉयज की हायरिंग होती है, उसके बाद आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, राइट। एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्न न्यू स्किल्स। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है तो इसीलिए दी जा रही है ताकि आपके पास स्किल्स इनबिल्ट हो, आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए आपको सिखाया जाए कि क्या करना है। दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल्स, आप नई चीजों को सीखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज दैट आर बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉयज टास्क and any other developmental activities. Development of human resources is essential for any organization that would like to be dynamic and growth oriented. Unlike other resources, resources have rather unlimited potential capabilities. The potential can be used only by creating a climate that can continuously identify जो आपके अंदर पोटेंशियल है, बस वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो आपके अंदर पोटेंशियल है, पोटेंशियल ओनली दैट कैन बी यूज्ड ओनली बाय क्रिएटिंग ए क्लाइमेट। आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप किसी के पोटेंशियल को यूज करना चाहते हैं कि क्या क्या उसका लेवल है काम करने का, वो कितना सक्षम है किसी काम को करने के लिए, अगर उसको आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको क्लाइमेट बनाना पड़ेगा, वैसा माहौल बनाना पड़ेगा दैट कैन कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या एग्जैक्टली उस पर्सन के अंदर पोटेंशियल है और आप किस तरह से काम को ले सकते हैं उस पर्सन से। ब्रिंग टू सरफेस nurture and use the capabilities of people. Human resource development system aims at creating such a climate. So उसमें यही होता है कि आप उनके पोटेंशियल को एक सरफेस लेवल पे देखेंगे, उसको नर्चर करेंगे एंड उसकी कैपेबिलिटीज को यूज करेंगे, राइट, टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लाइक फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट। एंड a number of HRD techniques have been developed in recent years to perform the above task based on certain principles. These units provide an understanding of the concept of HRD system, related mechanisms, and the changing boundaries of HRD. The concept of HRD was first introduced by Leonard Nadler. सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था एचआरडी को? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था लियोनार्ड नाडलर इन 1969 in a conference in US. Human resource development is the framework for helping employees develop their personal and organizational skills. So इसका HRD का क्या मेन मोटो होता है? That is to develop the personal and organizational skills and knowledge and abilities of the person. Human resource development includes such opportunities as employee training, employee career development, performance management and development, coaching, mentoring, succession planning, key employee identification, tuition, assistance एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सो इन सारी चीजों के लिए, इन सारे जो आपने पढ़ा अभी कि इम्प्लॉयज का किस लेवल पे डेवलपमेंट होता है, तो वो हर एक लेवल पे डेवलपमेंट होता है, करियर वाइज होता है, राइट, आपका कोचिंग होता है, मेंटोरिंग होता है, सक्सेशन प्लानिंग होती है कि आपको इस जॉब से अगले जॉब के लिए कैसे प्रमोट किया जाना चाहिए, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है। की एम्प्लॉयज आइडेंटिफिकेशन, यूनियन असिस्टेंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जहाँ पे एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है वहां पे ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होता है। एंड यू कैन से जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है अंडर विच एम्प्लॉयज आर आल्सो डेवलप्ड। सो क्योंकि आप वाइस वर्सा होता है, अगर आप अच्छा काम करेंगे, आप प्रोडक्टिव रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन भी राइट आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो रेवेन्यू आएगा उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, राइट।
सो ऑर्गेनाइजेशन का मेन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो एचआरडी का क्या कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है, तो उससे क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का जो व्यू होता है कि अगर हमारे एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव रहेंगे, कैपेबल रहेंगे, तभी हम ग्रो करेंगे, तभी बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन हम ग्रो करेंगे, राइट। आगे देखेंगे, according to Leonard Nadler, human resource development is a series of organized activities. एक सीरीज है, लाइक उनके अकॉर्डिंग, लियोनार्ड नाडलर के अकॉर्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक सीरीज है ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज का, कंडक्टेड विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम एंड डिजाइन टू प्रोड्यूस बिहेवियरल चेंजेस, राइट। एंड आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एम खान, उन्होंने क्या बोला था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द across of increasing knowledge, capabilities and positive work attitudes of all people working at all levels in a business undertaking. Human resource development is the framework for helping employees develop their personal and organizational skills, knowledge and abilities. राइट, सो मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने ऊपर भी समझाई हैं। कहने का सिर्फ मतलब जो लियोनार्ड नार्डले ने क्या बोला, टीवी राव ने क्या बोला, तो सबने का जो चीजें हैं बोलने का तरीका क्या है कि मतलब वही है, लेकिन तरीके अलग है, ठीक है। It's all about the human resource development, right? So आगे देखेंगे क्या बिलीव्स हैं एचआरडी के, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्या बिलीव्स हैं वो हम देखेंगे। द एचआरडी फिलोसफी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बिलीव्स। वो बिलीव्स क्या हैं, दैट दोज आर, ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट असेट है, एक प्रॉपर्टी की तरह है इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मैन पावर है, जो इम्प्लॉयज है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट की तरह होते हैं। दूसरा देखेंगे, अनलाइक अदर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स कैन बी डेवलप्ड एंड इंक्रीज्ड टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। थर्ड देखेंगे, a healthy climate characterized by the value of openness, enthusiasm, yeah, enthusiasm, trust, mutuality, and collaboration is essential for developing human resource. Right? Next देखेंगे, HRD can be planned and monitored in ways that are beneficial both to the individuals and the organization. Fifth क्या होगा, employees feel committed to their work and the organization if the organization perpetuates a feeling of belonging. सिक्स्थ क्या होगा, सिक्स पॉइंट देखेंगे क्या उनके बिलीव्स हैं एचआरडी के। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत ही इजी हैं एंड क्लियर है कि क्या कह रहा है, तो मुझे लगता है नहीं समझाने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि समझाने की जरूरत है, कहीं पे आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई लव एक्सप्लेन दोस। मैं उसका दूसरा सेशन लेके आ जाऊंगी जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जहाँ पे लग रहा है कि आप इजिली, क्योंकि वर्ड्स बहुत ही सिंपल हैं, क्लियर है, तो आप समझ सकते हैं वर्ड से ही, राइट। एंड सिक्स देखेंगे, एम्प्लॉयज फील्स हाईली मोटिवेटेड if the organization provides for satisfaction of their basic and higher level needs. Seventh क्या होगा, employees commitment is increased with the opportunity to discover and use one's capabilities and potential in one's work. Eighth क्या होगा, it is every manager's responsibility to ensure the development and utilization of the capabilities of subordinates to create a healthy and motivating work climate and to set examples for set subordinates to
फॉलो। सो यहाँ पे क्या मेन कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि मैनेजर्स को देखना चाहिए कि जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो कितने कैपेबल हैं, वो कितने एफिशिएंटली काम को कर सकते हैं, और वो काम को कर रहे हैं तो उनको उनका जो मोटिवेशन लेवल क्या होना चाहिए, किस तरह से वो मोटिवेट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, किस तरह से एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो अपने काम को एक टाइम पीरियड में, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड उनका होता है उसमें वो अचीव करे, वो कर पाए, राइट। ताकि वो एग्जाम्पल सेट कर पाए कि बाकी के अदर लोग कैसे उनको फॉलो करें, उनकी टीम को कैसे फॉलो करें, जो एक उन्होंने गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट बनाया है लोगों के बीच में, वो अदर लोग उनसे क्या सीखते हैं। तो इस तरह से मैनेजर्स का रोल होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में इस सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए किस तरह से वो डेवलप करते, किस तरह से मोटिवेट करते अपनी टीम को, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करती है। 9 देखेंगे, द हायर द लेवल ऑफ मैनेजर, the more attention should be paid to the HRD functions in order to ensure its effectiveness. The higher the level of manager, the more attention should be paid to the HRD function in order to ensure its effectiveness. Option 10 देखेंगे, the maintenance of a healthy organizational climate and the development of its human resource are the responsibility of every organization. The maintenance of a healthy organizational climate and the development of its human resource are the responsibility of every organization. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना एक ऑर्गेनाइजेशन का कर्तव्य होता है। ये उनकी उनकी ड्यूटी होती है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उनको मेंटेन करें, ठीक है, ताकि जो उनके अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो भी उससे सीखें कुछ, उनके जो उनका पोटेंशियल है, जो उस पोटेंशियल के बारे में जो खुद नहीं, सपोज कभी क्या होता है कि एक एम्प्लॉय के अंदर, एक पर्सन के अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं कि जो कि उसको खुद नहीं पता होता, लेकिन कोई अगर रियलाइज करवाता है कि नहीं आप में तो ये, आप ये कर सकते हैं, तो वो, क्योंकि वो मोटिवेशन की जरूरत होती है उस पर्सन में, किसी भी पर्सन को एक मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो कुछ लोग तो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोगों को उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज होती है लेकिन फिर भी उनको पता नहीं होता कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। तो उनके लिए अगर एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको ऐसा क्लाइमेट दिया जाए, तो वो इफेक्टिवली उस चीज को कर पाते हैं, राइट। सो आज हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, उसके डेफिनेशंस को देखा, हाँ, उनके प्रिंसिपल्स देखा, किस ऑथर ने, टीवी राव के बारे में देखा कि उन्होंने क्या बोला है, लियोनार्ड नाडलर ने क्या बोला है, हमने ब्रीफ एचआरडी देखा कि ब्रीफ में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट सेशन में मैं फीचर्स ऑफ एचआरडी के बारे में पढ़ाऊंगी। इन्हें बहुत सी चीजें भी पढ़नी है, अभी तो आपका शुरुआत है, मैं सेशन को बहुत लेंदी ना करके उसको स्पेसिफिक रखना चाहती हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो और बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, ताकि आप बोर ना हो। आप जब पढ़ें मेरे साथ, तो क्योंकि चैनल का नाम ही है एडुटेनमेंट, तो आप बिल्कुल एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करते रहें, बोर ना हो, आपका अटेंशन बना रहे। एंड पिछले सेशन में मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवा रही थी 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस का, उसमें से कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस सेशन में वो 2-3 क्वेश्चंस हम कर लें, राइट, ताकि वो हमारा जो सीरीज थी 50 क्वेश्चंस की वो कंप्लीट हो जाए। एंड अगेन नेक्स्ट सेशन में मैं इसके आगे से ही कंप्लीट आप कंटिन्यू करूंगी, फीचर्स ऑफ एचआरडी से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो अभी मैं वो क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ, क्या क्वेश्चंस थे वो। तो हमने लास्ट सेशन में जो हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो 47th क्वेश्चन हमने कर लिया था। जो लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था वो था असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे, एंड दैट वाज द वेलफेयर इज अ टोटल कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज डिजायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इन्वॉल्विंग फिजिकल, मेंटल, मॉरल एंड इमोशनल वेल बीइंग।
सो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर बोथ आर रॉन्ग. सो वेलफेयर इज अ टोटल कॉन्सेप्ट, ये भी रॉन्ग है. एंड इट इज डिजायरेबल बिकॉज इट इज अ डिजायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इन्वॉल्विंग फिजिकल, मेंटल, मॉरल एंड इमोशनल वेलबींग. सो एक्चुअली दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है. तो आप बिकॉज लगा के भी पढ़ेंगे अगर, तो आपको उसका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ही इनकरेक्ट ऑप्शन है. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. एंड आज हम जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो देखेंगे. 48th क्वेश्चन हमें देखना था. सो हियर प्रोविजंस फॉर लेबर वेलफेयर आर contained under the directive principles of state policy of our constitution. Which among the following articles does not contain provisions for labor welfare? सो आपको सही आंसर बताना है. आपके सामने ऑप्शंस है. ऑप्शन 1 आर्टिकल 43, ऑप्शन 2 आर्टिकल 42, ऑप्शन 3 आर्टिकल 41 एंड ऑप्शन 4 आर्टिकल 40. सो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. इसमें से पूछा गया है कि डज नॉट कंटेन प्रोविजन फॉर लेबर वेलफेयर. जो लेबर वेलफेयर के बारे में बात नहीं करता है वो आपको बताना है, वो कौन सा आर्टिकल है. सो आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन. प्लीज गो अहेड. So here the correct option for this question is option number Article 40. Article 40 doesn't talk about labor welfare. Labor welfare की बात नहीं करता Article 40. And option Article 43, 42 and 41 talks about labor welfare. Let's move to the next question. Question number 49. Match the following content principles of labor welfare. So आपको ये contents दिए हैं and principles of labor welfare दिए गए हैं. इनको आपको मैच करना है. ऑप्शंस देखेंगे. ऑप्शन ए, कोऑर्डिनेट अप्रोच प्रमोट्स healthy development of worker in his work home and community. Option B, consultation with and agreement of workers in the formulation and implementation of welfare services are necessary for success of the organization. Option C, employers and workers are both responsible for labor welfare. Option D, evaluation of existing welfare services on a periodical basis by some designated person. आपके सामने प्रिंसिपल्स दिए गए हैं. प्रिंसिपल 1 देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी. सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन. ऑप्शन 4, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन. सो आप लेंदी क्वेश्चंस को देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि कुछ क्या क्या होता है कि लेंदी क्वेश्चंस को देख के हम डर जाते हैं, सोचते हैं ये तो होगा ही नहीं सॉल्व. लेकिन अगर आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो अगर आपको एक कीवर्ड भी मिल गया या फिर एक या दो मिल गया, तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपना टाइम बचाते हुए. राइट राइट. एंड ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, या फिर आपने पढ़ा नहीं, या फिर पढ़ा है तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है, इन केसेस में आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सारा लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. एंड ये बहुत ही हेल्पफुल मेथड होता है एग्जामिनेशन में. एग्जाम में अगर ये आप पैटर्न फॉलो करते हैं एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का, कीवर्ड्स को पकड़ने का, तो इससे आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो, और आप सही मार्क करके आते हैं, इवन दो यू हैवंट गॉन थ्रू प्रीवियसली दोज क्वेश्चंस. सो यहाँ पे अब मैं आपको दे रही हूँ 15 सेकेंड. प्लीज गो अहेड. So here the correct answer for this question is option number 2. देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 कैसे होगा. ऑप्शन ए क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट अप्रोच प्रमोट्स हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स इन हिज वर्क होम एंड कम्युनिटी.
सो इसका सही मैच हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। ऑप्शन बी देखेंगे, कंसल्टेशन विद एंड एग्रीमेंट ऑफ वर्कर्स इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर सर्विसेज आर नेसेसरी फॉर वेलफेयर सर्विसेज आर नेसेसरी फॉर, अगेन वो रिपीट हो रहा है वर्ड, सर्विसेज आर नेसेसरी फॉर वेलफेयर सर्विसेज फॉर सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मैच हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन सी देखेंगे, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स आर बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर वेलफेयर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, जहाँ पे वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेबर वेलफेयर के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ऐसे लेंदी क्वेश्चंस में आप कीवर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करिए। अगर आप देखेंगे कि अगर आपको एक ऑप्शन मिल गया पढ़ने में, आप पढ़ते ही सरसरी निगाह से जब पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप देखेंगे कि किसका क्या मैच हो सकता है। आपने सरसरी निगाह से ए बी सी एंड डी पढ़ा, एंड देन आपने प्रिंसिपल्स में आपने 1 2 3 4 पढ़ा, तो फट से आपका कीवर्ड आपको पता चल गया कि अच्छा, इंप्लॉयर्स एंड वर्कर्स आर बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर वेलफेयर, और इधर दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे होती है वहीं पे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेबर वेलफेयर के लिए। कहीं पे भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहां पे रिस्पॉन्सिबल कोई है तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही इंसान रिस्पॉन्सिबल बनता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि ऑप्शन सी का 2 दिया गया है, एंड ऑप्शन सी का 2 किसी और अदर ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और बाकी आप, क्योंकि आप हमेशा क्वेश्चन करते टाइम एग्जाम में आप ये देखते हैं कि आपका टाइम कितने ज्यादा, मतलब आप कितना टाइम बचा सके, क्योंकि अदर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में आपको टाइम चाहिए होता है। सपोज मैथ्स के क्वेश्चन आपको मिल गए, रीजनिंग के क्वेश्चंस मिल गए, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए टाइम थोड़ा लगता है। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए आप इधर जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है, वैसे क्वेश्चंस में आप टाइम को सेव करके उधर आप जहाँ पे रियल में जरूरत होती है ज्यादा टाइम की, वहां पे आप वो टाइम, उनके लिए वो टाइम बचा लेते हैं। तो आपने कीवर्ड पकड़ा, आपको दिखा कि थर्ड का 2 किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो इसका यही हो जाएगा। और बाकी टी देखेंगे, इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टिंग वेलफेयर सर्विसेज ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस बाय सम डेजिग्नेटेड पर्सन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, राइट। So option 2 would be the right answer for question number 49. Let's move to the next question. There are workers organizations which provide welfare facility to their members. Prominent among them are, आपके सामने ऑप्शंस हैं, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद, बी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, ऑप्शन 3 सी मिल मजदूर सभा, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन। टिक द करेक्ट ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। आपके सामने कोट्स हैं, आपको सही मैच करना है। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड। So here the correct answer for this question is option number 1. आप देखेंगे टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद का क्या सही ईयर था, दैट वाज 1916। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ का क्या सही ईयर था, 1941। मिल मजदूर सभा का क्या ईयर था, दैट वाज 1947। एंड ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन का फॉर्मेशन ईयर था 1932। सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 1। सो आज हम इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, एंड अगले सेशन तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मुझसे जुड़े रहिए, एंड ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे वीडियोस को, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।